अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के मामले पर पीडीएम में तकसीम अब वाज़े हो गई है। आज असम्बलियों से इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए पीडीएम की आला क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े, सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए, लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि मियाँ साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया, मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए, एनएफसी मंजूर किया जिसकी मुझे और पार्टी को सज़ा दी गई। हम आखिरी सांस तक जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फ़ायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। मियाँ साहब अगर आप इस्तीफ़े चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं सबको जेल जाना होगा। नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के हमरा वतन वापस आएँ, हम मिलकर लड़ेंगे। अपनी गुफ्तगू के दौरान आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ने आसिफ जरदारी से सवाल किया कि वालिद की जान को ख़तरा है, वतन वापस कैसे आएँ? आसिफ जरदारी गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में ख़तरा नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज की गुफ्तगू पर आसिफ जरदारी ने कहा कि मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, जिस पर मरीम नवाज ने जवाब दिया कि मैंने खुद को आसफा या बख्तावर समझकर आपसे बात की। मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी नहीं था और ना ही मेरा मकसद आपसे माजरत करवाना था। मैंने खुद को आपकी बेटी समझकर आपसे गिला करना अपना हक समझा। इस बात को यहाँ आप ख़त्म कर दें। एक तरफ असम्बलियों से इस्तीफ़े के मामले पर नाजरीन पीडीएम की क़यादत तकसीम नज़र आ रही है इसमें, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के हल्का NA 75 के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल नहीं करेंगे, दोबारा ज़िमनी इंतखाब तो हर सूरत होगा। हमें फैसला करना है कि हल्के में दोबारा इलेक्शन हो या सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कराए जाएं जहां से बदनज़मी की शिकायत आई। अदालत ने कहा कि देखना है कि इलेक्शन कमीशन जुडिशल फोरम या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से हल्के में इंतखाबी अखराजात की तफसीलात भी तलब की। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 2018 का इंतखाब पुरअमन होने की वजह पाक फौज की तैनाती थी। NA 75 डस्का में फौज तैनात नहीं थी, जो इलेक्शन कमीशन की गलती थी। इलेक्शन कमीशन ने अमन अमान के लिए पुलिस पर भरोसा किया। क्या IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवाया है? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि IG पंजाब ने जवाब दाखिल नहीं कराया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी किया है। दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या वीडियो और व्हाट्सएप की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया? ये वीडियो वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए। हर किसी की आते जाते चलते हुए वीडियो बना ली जाती हैं। जबकि जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन डे पर उम्मीदवारों की जानिब से बंदूकों के साए में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती। अब इसको ठीक होना चाहिए। अब नाजरीन सवाल ये है कि क्या डस्का में ज़िमनी इंतखाब पूरे हल्के में होना चाहिए या चंद मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर होना चाहिए जहां बदनज़मी की शिकायत आई। सवाल ये भी है कि इस्तीफ़ों के मामले पर पीडीएम में इत्तफाक राय क्यों नहीं हो सका। सवाल ये भी अहम है कि पीडीएम की तकसीम से हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाज़रीन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, जो खदशात थे पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में, पीडीएम की तकसीम के बारे में, जो खदशात थे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, वो खदशात दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या अब हुकूमत को, अब जो कह रहे थे कि ख़तरा हो सकता है हुकूमत के लिए लॉन्ग मार्च की वजह से बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, अगर पीडीएम इस्तीफ़े दे देगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा सीट्स पे इलेक्शंस करवाना, क्या हुकूमत आप कुछ रिलैक्स फील कर रही है? जो आपकी पेशन गोइयां थी पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में वो भी दुरुस्त साबित हो रही हैं शेख साहब? देखिए, आसिफ जरदारी तो बहुत अरसे से ये कह चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफे नहीं देने। हाँ। उन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरी इन्वेस्टमेंट की, पूरा माल लगाया सेनेट के इलेक्शन में, को उनको मीडिया भी मिला बहुत जोरदार किस्म का। लेकिन नून लीग का आज फैसला करना बड़ा जरूरी है फजल रहमान का कि वो क्या करेंगे।
अगर तो उन्होंने सिर्फ आके एक लॉन्ग मार्च करना है तो हम उनको इजाजत देंगे, आए बैठे 11, 12, 13 तारीख को रमजान है, बड़े शौक से बैठे। यहाँ वैसे ही वायरस फैला हुआ है इतना ज्यादा, और मैं समझता हूँ कि आसफ जरदारी ने तो ये बात छुपाई कि वो चीजें नहीं देंगे। अब इन्होंने क्या फैसला करना है वो जरूरी है। अगर आइन और कानून के तहत ये आते हैं तो बेशक आए, अगर आइन और कानून को ये हाथ में देंगे तो आइन और कानून इनको हाथ में देगा। लेकिन मौलाना साहब तो कहते हैं ना कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का भी कोई फायदा नहीं है, तो हो सकता है जो पीडीएम अपने लॉन्ग मार्च का फैसला भी जो है वो मुअत्तल कर दे, क्योंकि ये दराक तो है कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं, और पीपल्स पार्टी इस्तीफे देना नहीं चाहती है। तो हुकूमत इस सूरत हाल से आप समझते हैं कि फायदा ये जाहिर है हुकूमत को? इमरान खान साहब से सियासी सूरत हाल पे मेरी आज तफसीली मुलाकात हुई है। उसका बिल्कुल कोई उसका झुकाव नहीं है, कोई लचक नहीं है, वो बिल्कुल स्टेट वे इनसे फ्रंट फुट पे खेलेगा। और फजल रहमान साहब खुद लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, उनको पता है कि लॉन्ग मार्च तो आसान काम नहीं, आसान काम नहीं है। धरना देना कोई दुनिया की सबसे मुश्किल सियासत है। लॉन्ग मार्च 1 दिन हो 2 दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलाखिर लोग हैं, हालात हैं। तो मैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और वैसे भी जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया हो और इस्तीफा फिर भी ना मिला हो, तो उनसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है 126 दिन के धरने की अहमियत? सर कोई शक नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा शेख साहब, अब तो वो वक्त है ना, एतमाद का वोट भी मिल गया, सर चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गया। अब तो हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए अवाम के मसाइल को कैसे हल करना है, रमज़ान का महीना आ रहा है, महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, एक आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो काम ऑपोजिशन करती है या ऑपोजिशन इदारों पर तनकीद करती है, हमले करती है, वो काम तो हुकूमत ने शुरू कर दिए। शेख साहब, इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा क्यों किया हुकूमत ने? देखें, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। 7.8 बिलियन का आज काबीना ने मंजूरी दी है रमजान के पैकेज के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हमें ये एहसास है कि हमारे लिए 2.5 साल गुजर गए, हम नए सियासी दौर में एतमाद देख रहे हैं। हमें लोगों के मसले हल करने हैं, और इमरान खान को ये बड़ा बखूबी पता है कि हमने ये मसले हल करने हैं, और यही 2.5 साल हैं, 2 साल हैं जिसमें हमने मसले हल करने हैं, और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को। शेख साहब, हुकूमत कहीं जल्दी में गलती कर गई इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करके, क्योंकि कायन कानून के तहत अरकान को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए ही हटाया जा सकता है। क्या वजह बनी? डस्का के ज़िमनी इंतखाब में जो एक हार का खदशा था, या दोबारा हल्के में जो हुक्म दिया इलेक्शन का, वो वजह बनी है? फॉरेन फंडिंग केस का कोई खौफ है? मुझे नहीं मालूम क्या वजह बनी, लेकिन ये पार्टी, अगर मैं आपकी जाती राय पूछूं सर, ये दुरुस्त था एकदम? देखिए, मेरी कोई जाती राय नहीं है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। जाहिर है शफकत महमूद ने ये बयान प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से दिया होगा, उनकी इजाजत के बगैर नहीं आया होगा। मेरी जाती राय क्या है, मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का इमरान खान के पास, तो जो उनका फैसला वही मेरा फैसला। लेकिन आपके बारे में ये मशहूर है सर, और हमें भी पता है आप गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। शेख साहब, खामोशी भी बेहतरीन इबादत है ना, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शफकत महमूद ने जो बयान दिया उसके साथ। अच्छा, आप उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। शेख साहब, आप कतर के दौरे पे गए, क्या कोई ख़ास पैगाम था? क्योंकि बाला ये भी बातें हो रही हैं कि कोई शरीफ ख़ानदान के हवाले से कोई डिस्कशन थी इम्पॉर्टेंट, उस हवाले से था ये दौरा। फिर कहा गया अफ़गानिस्तान के मामलात पर कोई इंपॉर्टेंट बातचीत थी, मुल्क की सियासत के हवाले से बातचीत थी। सर, अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ, ये जो बड़ी स्पेकुलेशंस चल रही हैं। देखिए, मुझे खान साहब ने बयान दिया, मैं पोस्टमैन की हैसियत से रात को गया, और सुबह उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो खालिद बिन खलीफा, और उनके अमीर, उनको ये खत दे के, तो मैं शाम 8 बजे की फ्लाइट से वापस आ गया। और जो मेरी ड्यूटी यही थी कि मैं उन तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाऊँ, वो मैंने पहुँचा दिया। सर, कोई खास पैगाम था? सर, कोई खास नहीं, वो कोई कहीं नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के बारे में जो कह रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान आ सकते हैं जब वो भी रिक्वेस्ट करें कि हमने पाकिस्तान आना मतलब है। कि उधर से पैगाम था कि जाने दें, इधर से आप पैगाम लेके गए, नहीं जाने देंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जा ही नहीं सकते। अच्छा, वो जा ही नहीं सकते, यही पैगाम देने गए थे कि वो जा ही नहीं सकते, नहीं जाने देंगे। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ थे। अब नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, जो खदशात थे पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में
कि मौलाना भी इस्तीफे देना चाहते हैं, नून लीग भी इस्तीफे देना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती। आज वो खुलकर कुछ चीज़ें सामने आ गई। जरदारी साहब ने कहा कि अगर जो है ना वाकई इस्तीफे देने हैं तो मियाँ साहब आप मुल्क वापस आएँ। तो मरियम कहती है वो कैसे आ सकते हैं, मरियम बीबी ने आज कहा कि वो कैसे वापस आ सकते हैं, वो बीमार हैं, उनकी जान को खतरा है, अगर आप गारंटी देते हैं तो वापस आ जाते हैं। सर लग रहा है कि अब पीडीएम के इत्तेहाद सफ़ों में जो इत्तेहाद था वाज़ेह तकसीम होना शुरू हो गई है, वो जो एक इत्तेहाद में एक जान थी वो नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब मीटिंग्स होती हैं, जब भी कभी मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें बैठती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं। वो ये हर पार्टी को राइट है कि वो अपना व्यूज़ दे। जाहिर है हम एक पार्टी नहीं, अगर एक जमात होते तो फिर तो मसला नहीं था। सारी मुख्तलिफ सियासी जमातें हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते भी रहे, आइंदा भी लड़ेंगे। हर एक की अपनी जमात की अपनी पॉलिसी भी ज़रूर है, जाहिर है उनको अपनी पार्टीज की बाकी चीज़ें को भी देखते हैं। तो ये डिस्कशन तो हिस्सा है, होनी चाहिए, खुल के होंगी। डिसीजन बहरहाल जो है वो जो भी होगा वो उसका भी इंतज़ार और वो भी मुतफ़िका होना चाहिए। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि रिजाइन करें, बल्कि हमारा ख्याल बड़े पहले था कि रिजिग्नेशन करें। अगर एक तरफ हम कहते हैं कि असेंबली जालिज हैं, ये इलेक्शन ठीक नहीं है, तो हम खुद अगर इसका बार बार हिस्सा भी बनेंगे और इसमें बैठे रहेंगे तो शायद वो मकासद हासिल ना कर सके अपोजिशन जो वो करना चाहती है। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल समझ आ रही है, बात ठीक है। बहुत सारी जमातों का ख्याल है कि हमें रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, अभी भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंतजार करते हैं, कोशिश करेंगे कि उनको भी कन्विंस करें। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना, असम्बलियों को छोड़ देंगे, ये इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा, हमें इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। उनकी तो शुरू से एक सोच है। मौलाना साहब समझते हैं कि फिर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लॉन्ग मार्च की अफादियत ही नहीं होगी इस्तीफ़ों के बगैर। तो सर रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च से भी ये जो पार्टियाँ ये पीछे हट जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि पार्टियां पीछे हटेंगी। लॉन्ग मार्च का तो टाइम कर रहा है और मेरा ख्याल है कि उसी के ऊपर आज मीटिंग है और ये कोई मुतफ़िका फैसला ज़रूर तो रखते हैं कि आएगा, उसके लिए अभी इंतज़ार ज़रूर है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि लॉन्ग मार्च में ज़्यादा ताकत पड़ सकती है, उसमें ज़्यादा जान आ सकती है जब अगर ये इकदाम उठा लिया जाए। और अगर ये इकदाम ना उठाया जाए तो लॉन्ग मार्च अकेले वो भी ज़्यादा एक ऑप्शन है, वो ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाएगी या उसका असर ज़्यादा पड़ेगा या लोगों को इस बात की ज्यादा समझ आएगी कि खुद भी वो बाहर आ गई है अपोजिशन असम्बलियों से, और फिर लोगों को अपील करने का ज्यादा एक मजबूत रास्ता है। बहरहाल पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने के लिए मेरा ख्याल है लीडरशिप लगी हुई है। अच्छा, मरियम बीबी ने जो आज बात की कि नैब की तहवील में मियाँ साहब को 2 हार्ट अटैक हुए, उन्होंने जरदारी साहब की बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। तो ये समझा जाए क्या मियाँ साहब की वैसे अब तबीयत सेहत ठीक है लंदन में, वो सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे कि दोबारा नैब की तहवील में जाएंगे तो फिर उनकी जान को खतरात हो सकते हैं? क्या सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे कि दोबारा पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे दोबारा? वैसे ठीक है माशाल्लाह। नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो जिस प्रोसीजर के लिए गए थे, उनकी हार्ट का जो प्रॉब्लम था, जो यहाँ के डॉक्टरों ने कहा, फिर वहाँ भी देखा, लेकिन जो ही मियाँ साहब वहाँ पहुँचे तो आपको पता है कि जो कोरोना का सिचुएशन है वहाँ सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं, वो पूरी तरह वहाँ लॉकडाउन है, चीज़ें वहाँ अभी तक खुल नहीं सकी। नॉर्मल अभी तक उन्होंने ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं किए। वो सिर्फ सबसे ज़्यादा जो ममालिक अफेक्ट हुए हैं उनमें इंग्लैंड भी अफेक्ट हुआ, स्पेशली लंदन। तो लिहाजा उन्हें उनके प्रोसीजर होने थे, लेकिन वो चूँकि अभी तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है, उन्हें ज़रूर जो ज़रा हॉस्पिटल की पोजीशन नॉर्मल हो जाए वो ज़रूर अपने प्रोसीजर जो हैं वो मुकम्मल करवाएंगे। जो उनके प्रोसीजर बकाया बड़े पहले हो जाने थे, इसलिए उनकी लाइफ को सीरियस थ्रेट है, तो इन बीमारियों की वजह से तो फिर जो ही ये मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह इलाज, फिर अपना पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अच्छा सर, ये जो बड़ी बातें भी हो रही हैं, कुछ हलकों में बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शकूक व शुबहात भी हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जो वोट मुस्तरद हुए चेयरमैन सेनेट के लिए जो इंतखाब हुआ वो नून लीग के लोगों की तरफ से हुआ, क्योंकि नून लीग नहीं चाहती थी कि एक तो आपने सेनेटर बनवा दिया गिलानी साहब को और दूसरा चेयरमैन सेनेट भी आप बन जाएं, तो आप तो फिर हमारे साथ हमारी किसी जंग में हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना इस्तीफ़ों पर तैयार होंगे, ना आप धरने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपको जो चाहिए था आपको तो मिल गया। सर ये जो बात है, ये जो खदशात हैं और जो कुछ सियासी हलकों में ये बातें हो रही हैं कि नून लीग ने धोखा दिया है, सर क्या ये दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने ऐसी बात की है। वो बिल्कुल इसके मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि वोटें बिल्कुल ठीक थी, ठीक जगह पे मोल लगी है, और वो अब इस बात को कंटेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो
जो इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसर है उन्हें हमारी वोटें रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो अदालत में जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह पर किसी लेवल पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ऐसी कोई बात की है, इसका मैंने अभी तक ऐसी कोई बात सुनी नहीं है उनसे। सर, सियासी हलकों में ऐसी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पंजाब हुकूमत का बल्दियाती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। सादा अल्फाज में पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना ही नहीं चाहती है। पंजाब हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर पंजाब के 12 करोड़ आवाम को बुनियादी मसाइल के हल से महरूम किया हुआ है। दौरान समाअत जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास ना होने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की। 2 महीने से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं हुआ? मुश्तरका मफादात काउंसिल की रिपोर्ट को खुफिया क्यों रखा गया है? अच्छा काम भी खुफिया हो तो शकुक व शुबहात जन्म लेते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अब सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाना चाहती है? ये भी सवाल है कि पंजाब असम्बली से बल्दियाती कानून पास होने के बावजूद क्यों गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी किया? ये भी अहम सवाल है कि 2 महीने से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। अहमद बिलाल साहब, अभी आपने मेरे इंट्रो में सुना सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की जो समाअत हुई, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो अपने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत का जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, बिल्कुल सही सवाल उठाया कि वाकई क्या बात है कि जब एक आमिर होता है हमारे मुल्क में, वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात भी हो जाते हैं, इख्तियारात निचली सतह पर भी मुंतकिल हो जाते हैं, गली गली घर घर लोगों के मसाइल भी हल होते हैं, जो काम जमहूरी हुकूमतों में होना चाहिए। सर, क्यों जमहूरी हुकूमतों का इस तरफ ध्यान नहीं है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो करवाएं? यहाँ पर मर्दमशुमारी भी होनी है, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के जोर पर होनी है। यहाँ पर अगर आपने बल्दियाती इंतखाबात तब तक नहीं करवाने जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त ऑर्डर्स नहीं आएंगे। सर, ये क्या रवैया है हमारी जमहूरी हुकूमतों का? ये एक गैर जमहूरी रवैया है जो एक तवील अरसे से चल रहा है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद ख्याल ये था कि चूँकि इमरान खान साहब लोकल गवर्नमेंट और एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट के बहुत हक में हैं और उसके बारे में हक में बहुत से बयानात देते रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन वैसा ही हो रहा है जैसा हमेशा होता चला आया है कि सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात पूरे के पूरे अपने हाथ में रखना चाहती है। अगर मकामी हुकूमतें कायम हो जाएंगी तो फिर इख्तियारात का कुछ हिस्सा और फंड का कुछ हिस्सा मकामी हुकूमतों को मुंतकिल हो जाएगा, और ये किसी भी सूबाई हुकूमत को मंजूर नहीं है। वो अव्वल तो बत्ती देते बनता है, कोई हुकूमत बनती है तो फिर उसको इख्तियारात नहीं देते हैं, उसको पैसे भी नहीं देते हैं। तो ये इख्तियारात की जंग है, ये मोनोपोलाइज करना चाहते हैं इख्तियारात को। नहीं तो सर, जब पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबाई असम्बली से मंजूर शुदा जो कानून था ऑलरेडी, उसको इस्तेमाल करने की बजाय गवर्नर पंजाब ने जो ऑर्डिनेंस था वो जारी कर दिया, उस पर दस्तखत कर दिए, क्या गवर्नर पंजाब ने ये गलत मिसाल कायम की? देखिए, आपके नाम से तो जारी होता है वो ऑर्डिनेंस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गवर्नर पंजाब खुद से ये जारी नहीं कर सकता है। ये उसको उस वक्त तक नहीं जारी कर सकता जब तक कि चीफ मिनिस्टर, जो कि मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वो उनको एडवाइस नहीं देता। और ये सारा कुछ जो है वो तो पंजाब की हुकूमत ने बनाया है। गवर्नर तो सिर्फ नाम हैं, जैसे फेडरल सतह पे नाम तो सदर साहब का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो करते तो सब कुछ वजीर आजम है। तो लिहाजा ये आपका मसला नहीं है, ये हुकूमत का मसला है। वो हुकूमत चाहती नहीं है कि इख्तियारात किसी के हवाले हों और कोई इंतखाबात हों और कोई मौसर हुकूमत बने मकामी सतह पे।
तो सर ये मफादात काउंसिल, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी नहीं बुलाया गया, क्या वजह है कि एक मरदमशुमारी के नताइज पर भी आज तक हम इत्तफाक राय नहीं पैदा कर सके? जी देखिए, ये जो सेंसस का मामला है, हमारी आबादी के शुमार जो है वो उसके ऊपर बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। ख़ासतौर पे सिंध में इस पे बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत के इत्तेहादी जमात MQM वो ये कहती है कि कराची के अंदर जो आबादी का शुमार हुआ है वो असल से बहुत कम हुआ है, तो इसी वजह से उसको फंडिंग और उसको नंबर ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स वो भी कम हो गई हैं। तो उनका तो ये मामला ही शहरों के अंदर था, तो वो ये चाहते हैं अब ये जो इस वक्त जो मरदमशुमारी है अगर उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो MQM के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और हुकूमत के पास सीटों की अक्सरियत भी बहुत थोड़ी सी है, वो उनको नाराज भी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब तक ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें जाके ये मंजूर नहीं करवा सके, और अभी तो हुकूमत के साथ एक रिसेंटली उनका अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा भी हुआ है कि ये कराची में मरदमशुमारी को रिवाइज किया जाएगा। तो सर दोबारा इतने बड़े पैमाने पर इतना वसाइल का इस्तेमाल करके इतना वक्त लगता है सेंसस करवाने में सर, तो क्या ये दोबारा फिर करवाना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये कानूनी तौर पे ये मुमकिन होगा। कानूनी तौर पे अब यही चीज मुमकिन है कि मौजूदा जो मरदमशुमारी के जो प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं उन्हीं को अप्रूव किया जाए, वरना उसको रिवाइज करने का कोई चांस नहीं है। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि कोई दरमियाना रास्ता निकालें कि अगली मरदमशुमारी 10 साल की बजाय शायद कुछ कम अरसे में करवा ली जाए। उसके अलावा मुझे कुछ चारा नजर नहीं आता कि दोबारा मरदमशुमारी इतनी जल्दी कराई जा सके। सही सर, हम बल्दियाती इंतखाबात ना होने का रोना तो रोते हैं सर, लेकिन अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना ही तो सबसे बड़ा काम है। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना ही तो सबसे बड़ा काम है। वसाइल को नीचे लेके जाना ही तो सबसे बड़ा जो है ना वो काम है। तो सर इसके लिए कोई कानून साजी की ज़रूरत है। बल्दियाती इंतखाबात तो आप करवा देंगे सर, इख्तियारात कैसे निचली सतह पर जो है ना ये हुकूमत ने, कोई किसी भी सूबे की हुकूमत सर निचली सतह तक इख्तियारात देने तक राजी नहीं होती है। सर इसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। इसके लिए कानून साजी हमारे आइन के अंदर तब्दीली के जरिए होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो मकामी हुकूमतों के निज़ाम है वो तो टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथ में, सूबाई हुकूमतों के। और सूबाई हुकूमत देना नहीं चाहती तो वो ऐसा कानून साजी करती हैं जिसमें मकामी हुकूमतों के हाथ में कुछ नहीं आता। तो उसका हल के सोचा था कि उन्होंने अपने आइन के अंदर तरमीम की और उसमें मकामी हुकूमतों के इख्तियारात का जो कम अज़ कम इख्तियारात हैं और जो उनके वसाइल हैं और कैसे उसको पूरी तरह का डील किया जाएगा उसकी एक आउटलाइन उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मौजूद नहीं है, उसमें तो सिर्फ 1.5-2 लाख। उसको अभी थोड़ी सी तफसील अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप डालेंगे तो फिर ही सूबाई हुकूमतें पाबंद होंगी, वरना सूबाई हुकूमतों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो नहीं चाहते कि मकामी हुकूमतों के साथ कुछ इख्तियारात तकसीम किए जाए और कुछ उनके हाथ से निकल जाए। सर शायद यही वजह है कि आज तक जनूबी पंजाब सूबे का नारा तो हर सियासी जमात ने लगाया, लेकिन बनाया इसलिए नहीं सके कि इख्तियारात की तकसीम, वसाइल की तकसीम कोई नहीं चाहता। जी बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए कि ये पावर की गेम है। वो इख्तियारात और ताकत अपने हाथ में देखना चाहते हैं, वसाइल भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं और इख्तियारात भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, कोई भी हुकूमत आई, आपको याद होगा कि पिछले जो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जबरन इनसे करवाए और इनको हुक्म दिया और वो भी टालते रहे। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये टालते रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कोई हुक्म नहीं आएगा जिसको ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये कभी भी सूबाई हुकूमतें नहीं मानती। उसका हल यही है कि हमारे आइन में तरमीम की जाए या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट इनको हुक्म दे के आप इलेक्शन करवाए मकामी हुकूमतों के। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पिलडाड के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क में
मुसलसल छठे रोज 2000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस की इस तीसरी लहर में जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह 7.1% हो गई है। एनसीसी के गुज़श्ता 24 घंटों के जो जारी आदादोशुमार हैं उनके मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2511 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। 58 अमवात हुई हैं, जिसके साथ जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है, कुल तादाद जो है ये 13,595 हो चुकी है। कोरोना वबा की जो हालिया तीसरी लहर है, इसके मुतालिक माहिरीन ये कहते हैं कि इस वायरस में बरतानवी कोरोना वायरस स्ट्रेन के असरात मौजूद हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक कोरोना वायरस की जो ये किस्म है, इसमें दीगर अक़साम के मुकाबले में अमवात का जो रेशो है ये 64% ज़्यादा है। दूसरी तरफ मुल्क में इस वक्त वैक्सीनेशन लगाने का अमल भी जारी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिर्फ 3 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। हुकूमत ने $150 मिलियन की रकम भी कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए मुख्तस की हुई है। चीन से ख़रीदी गई 5 लाख कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज मुल्क पहुँचेगी, जबकि गुज़श्ता महीने चीन की जो अतिया करदा 9 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराक थी, इससे हेल्थ वर्कर्स और बुज़ुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। NCOC ने तमाम सूबों में वैक्सीन के मज़ीद मराकज़ बनाने का भी फ़ैसला किया है, जबकि हुकूमत ने 70 साल से ज़ायद उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनको वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत देने का भी ऐलान किया है। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में जहाँ रश होने की शिकायत सामने आई, वहाँ बुज़ुर्ग शहरियों को अपने मौलिद से वैक्सीनेशन लगवाने की इजाज़तनामा लाने का भी कहकर जो है ना उनसे बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है, लेकिन सवाल ये है कि इस रफ्तार के साथ क्या ये जो हदफ है, जो टारगेट है, ये मुमकिन हो सकेगा? कहीं मुल्क में बढ़ती हुई कोरोना शरह के तनाजुर में उठाए गए इक़दामात में कहीं वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कहीं देर तो नहीं कर दी, और अब शहरियों को कोरोना वबा की SOPs पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत को यकीनन मज़ीद संजीदा इक़दामात उठाने होंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के फ़ैसलों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन जो कारोबारी तबका है, जो ताजिर बिरादरी है, वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। वो कह रहे हैं 6 बजे हम दुकानें बंद नहीं करेंगे, हम मार्केटें इतनी जल्दी बंद नहीं करेंगे, हमारे कारोबार जो है ना उनका जो है ना वो हालत ख़राब होकर रह गई है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। मैं इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, जिस रेशो से केसेस बढ़ रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान भी किया है। आप कुछ हमारे साथ नंबर्स शेयर कर सकती हैं, जो बरतानवी वायरस जो स्ट्रेन की जो एक लहर यहाँ पर आई है, जिसके 64% ज़्यादा चांसेस हैं डेथ रेशो के, ये बता सकती हैं कि किस तरीके से ये ज़्यादा जो है ना वो फैल रहा है? हमारे अवाम ने भी, आपको पता है, SOPs को बड़ा हल्का लेना शुरू कर दिया था, हर जगह पर रश होना शुरू कर दिया था, हुकूमत ने भी अपने फैसलों में नरमी कर दी थी। थोड़ा सा हमें बता सकती हैं कि इसमें हमें मज़ीद इस किस्म की वायरस में क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? देखें जी, ये जो UK का स्ट्रेन इस वक्त जिसकी पाकिस्तान में मौजूदगी जो है वो साबित हो गई है, और तकरीबन तमाम बड़े शहरों में इस वक्त ये स्ट्रेन जो जिसको हम UK स्ट्रेन कहते हैं वो मौजूद है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये स्ट्रेन बहुत तेज़ी से फैलता है, और जैसे जो पिछला वाला जो हमारा कोरोना था वो अगर 1 से 3 लोगों को लगता था, तो ये 1 से 10 लोगों को लगता है, क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत आसानी से हो जाता है, और बड़ी आसानी से ये हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं हमारी मुंह की, नाक की, आँख की, उसमें अगर वो पहला स्ट्रेन अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस होती भी थी उसको हमारी मेम्ब्रेन्स की, तो इसको नहीं होती, ये फौरी तौर पे पेनिट्रेट करता है और ये इन्फेक्ट कर देता है। ये भी ज्यादा लंग्स को ही इफेक्ट करता है? नहीं, देखें, इसकी बीमारी की सिवियरिटी जो है वो पहले स्ट्रेन से ज़्यादा नहीं है। बीमारी ये भी उतनी ही कॉज करता है जितनी इसकी सिवियरिटी भी उतनी होती है, मगर ये है कि वो पहला स्ट्रेन अगर 10 लोगों को इफेक्ट करता था तो ये 100 लोगों को इफेक्ट करता है। इसलिए अगर पहले 10 में से 1 पेशेंट सीरियस होता था तो अब 100 में से 10 पेशेंट सीरियस होते हैं। चूँकि तादाद ज़्यादा है पेशेंट्स की, इसलिए सीरियस पेशेंट्स की तादाद आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये इन्फेक्टिविटी रेट इसका बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल तेज़ी से आग की तरह फैलता है।
इसलिए हमें SOPs को मजीद ज़्यादा सख्ती से उनके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो मास्क का इस्तेमाल है, क्योंकि मास्क इस वक्त जो है, जब तक हम अपनी पॉपुलेशन तक वैक्सीन नहीं पहुंचा लेते 70% पॉपुलेशन को, तब तक ये मास्क ही हमारी वैक्सीन है। मास्क का इस्तेमाल और एक समाजी फासला आपस में रखना, और हाथ, क्योंकि हाथों के जरिए ये वायरस जो है ये आंखों में और नाक में और मुंह में, क्योंकि हम टच करते हैं अपने फेस को, उसके जरिए ये बहुत आसानी से हमारे अंदर एंटर कर जाता है। तो अपने हाथों को साफ रखें और मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला हम इसके फैलाव को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि लाहौर में इसके केसेस ज़्यादा हैं, पंजाब के शहरों में इसके केसेस ज़्यादा हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, ये यूके का स्ट्रेन है, ये पहले इंग्लैंड में आया था, और आपको पता है कि हमारी ये जेलम और इस साइड की GT रोड की साइड की जो आबादी है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हमारे शहरी रहते हैं जो अपनी जॉब्स या अपने कामों के सिलसिले में यूके में रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे। तो उन्होंने तो चूंकि घरों को आना होता है, तो जब वो घरों को आते हैं तो इसलिए ये इन इलाकों में ये वायरस ज़्यादा आया है, क्योंकि वहाँ पर आपस में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है यूके की और ये मीरपुर जेलम वगैरह की साइड की, और फिर वहाँ से ये GT रोड के साथ साथ जो बड़े शहर हैं वहाँ पे फैला है जी। अच्छा, अब जो 60 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं, वैक्सीनेशन का जो एक प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, अच्छा कुछ लोग बड़े रिलैक्टेंट हैं साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कि 60 साल के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ज़ाहिर है किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो कुछ लोग इसको, ये पता नहीं कोई प्रोपेगेंडा है या वाकई ये लोग सही रिलैक्टेंट हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, कुछ लोग हिचकिचाहट का शिकार हैं, नहीं लगवाना चाहते हैं, तो ये क्यों है? लोगों की एक मिथ है, सोच है कि वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, ये रिएक्ट कर रही है या कर जाएगी, तो क्यों है ये लोगों में खौफ वैक्सीनेशन को लेके? देखिए, ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई है और ये पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रही है। ये कुछ महीनों से ये लोगों को लगनी शुरू हुई है, इसलिए लोगों में एक हेजिटेंसी है। हाँ। एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी है। मैं ये नहीं कहती कि सब के सब रिफ्यूज कर रहे हैं, कुछ लोग रिफ्यूजल का भी कुछ लोग हैं, मगर वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे भी बहुत सारे लोग हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ये वैक्सीन लगने के 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद तक लोगों को कोई किसी किस्म का इफेक्ट तो नहीं होता, मगर अब जैसे जैसे ये वैक्सीन कोई डेटा है आप लोगों के पास, कितने लोग जो है जिनको रिएक्ट की हो मुख्तलिफ हवालों से वैक्सीन, कुछ नंबर्स हैं आप लोगों के पास? ऐसे भी पेशेंट की कुछ शिकायत मिली आप लोगों को? जी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मगर मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम अपनी सेफ्टी ऑफ और इफेक्टिविटी ऑफ वैक्सीन जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इस वक्त साइनोफार्म वैक्सीन जो यूज़ हो रही है वो इस वक्त नंबर 1 रेट हो रही है चाइनीज़ वैक्सीन के अंदर, और ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। और इसको हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इसको बहुत क्लोजली स्टडी किया था, इसके तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स को, और इसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के बाद पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हम नहीं कहेंगे, एक वैक्सीन का रिएक्शन जो कि आप देखते हैं कि बच्चों को भी, जब छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन होती हैं तो एक माइल्ड सा साइड इफेक्ट होता है कि बुखार हो जाता है। हाँ। या थोड़ा सा होती है, तो वो पैनाडोल के साथ 1-2 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। कोई तकरीबन हमें 3 लाख में से कोई तकरीबन 700 माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड रिएक्शंस की रिपोर्ट हुई है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, माइनर रिएक्शंस जो हैं वो एक अच्छा साइन होते हैं कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए हेल्थ, हमारे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने 1 साल से मुअत्तल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान शेख अख्तर हुसैन को PhD की जाली डिग्री की बुनियाद पर बरतरफ करने की मंजूरी दी है। शेख अख्तर हुसैन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 21 दिसंबर 2018 को तैनात किया था। वजारत सेहत की जानिब से शेख अख्तर हुसैन की तैनाती में संगीन कानूनी खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ करते हुए शर्मिंदगी का इजहार भी किया गया है। सवाल यहाँ ये है कि क्या हुकूमत इस तैनाती के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी, जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की तरफ से 26 जनवरी को निजी कंपनियों को
कोरोना वैक्सीन मनपसंद कीमत पर अब फरोख्त करने की इजाज़त दी गई है। नाइट एडिशन प्रोग्राम में कोरोना वैक्सीन के मुतालिक कंपनियों की नाजायज़ मुनाफाखोरी और मुमकिना तौर पर अवाम का इस्तेहसाल करने के खदशात की निशानदही की जा चुकी है। 1.5 महीने बाद अब हुकूमत को अपनी गलती का इदराक हो चुका है और अब वो ये समझती है कि कंपनियों को कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों से मनपसंद कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार वापस लेते हुए ड्रैप को कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना की बेशतर फैसलों में आखिर गलत रहनुमाई करता कौन है, ऐसे गलत मशवरे देता कौन है। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जिन लोगों ने शेख हुसैन अख्तर हुसैन को पहले रखा, तैनात किया, उनको रखने की मंजूरी दी गई, क्या पहले उनकी डिग्री चेक नहीं की गई, पहले क्या मेरिट को मद्देनज़र नहीं रखा गया, कौन लोग थे, क्या ये कोई सिफारिश थी जिसका इदराक अब हुआ कि गलत बंदा हम लोगों ने रख लिया है, अब इसको हटाना चाहिए, किन लोगों ने थी ये जिम्मेदारियों से जो है ना वो उनकी खिलाफ वर्जी की है? शाज़ी, देखिए, पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल ड्रग के शोबे को ड्रैप उसको रेगुलेट करता है और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन इंतहाई परेशान कुन मामला उस वक्त सामने आया जब शेख अख्तर हुसैन की वफाकी हुकूमत ने 21 दिसंबर 2018 को उन्हें ड्रैप सीओ तैनात करने की मंजूरी दी। और जब ये प्रोसेस हुआ 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हुए थे। शेख अख्तर हुसैन को PhD की डिग्री होने की वजह से 8 नंबर इजाफी मिले, जिसकी वजह से इन्होंने मजमूई तौर के ऊपर 83.5% नंबर हासिल किए। जो दूसरे कैंडिडेट थे आसिम रऊफ साहब, उन्होंने 82% नंबर हासिल किए। PhD की वजह से इनको 8 नंबर इजाफी मिले और ये CO अपॉइंट हो गए। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर न HEC से इनकी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाई गई और ना ही किसी और साइड से। जब उनकी तैनाती हो गई, बाद में शिकायत मसूल हुई, HEC को मामला रेफर हुआ, HEC ने श्रीलंका से रब्ता किया तो पता चला कि शेख अख्तर हुसैन साहब ने ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो से जो डिग्री हासिल की थी, ये यूनिवर्सिटी श्रीलंका में भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई वहाँ इसकी एक्रेडिटेशन नहीं है और HEC भी इसकी डिग्री को तस्लीम नहीं करती। लिहाजा इनकी डिग्री को HEC ने वेरीफाई ना किया। मार्च 2019 में शेख अख्तर हुसैन, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल अफसर कंसीडर किए जाते थे, उनको मुअत्तल किया वजारत सेहत ने। उसके बाद फिर खामोशी इख्तियार की गई, वो मराहत हासिल करते रहे और इस दौरान एक्टिंग चार्ज के ऊपर जिम्मेदारी तफवीज़ की गई आसिम रऊफ साहब को। अगरचे कि आसिम रऊफ साहब ने इस अरसे के दौरान बहुत से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जो कि ड्रैप की अशद ज़रूरत थी, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान जब उन्हें शेख अख्तर हुसैन को मुअत्तल किया गया और एक्टिंग चार्ज आसिम रऊफ साहब को दिया गया, इस सारे प्रोसेस की वजारत सेहत ने, उनके कुछ अफसरान ने वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली और अब वफाकी काबीना से मंजूरी लेते वक्त उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमसे कुछ संगीन कानूनी खिलाफ वर्जी हुई जिसके ऊपर हम शर्मिंदा हैं। अच्छा। लिहाजा अब शेख अख्तर हुसैन को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। लेकिन जो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरीके के साथ उनको पहले लगाया गया और उनकी डिग्री चेक करवाना जिम्मेदारी थी, हमेशा इस लेवल के ऊपर डिग्री की वेरिफिकेशन करवाई जाती है, लेकिन नहीं करवाई गई। जी, वफाकी काबीना के जाने से इसके ऊपर कोई बदकिस्मती के साथ कोई सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि ज़रूरत इस बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत से मौक़ों के ऊपर उन्हें मिसगाइड किया गया है, काबीना को मिसगाइड किया गया। लेकिन वो अफसरान जिनसे हुकूमत परेशान भी है और वो कहते हैं कि हम सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी हमसे तासुब रखती है, लेकिन जब जिन्होंने भी इनको हमेशा जब कहीं मिसगाइड किया, कभी कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से ये मिसगाइड करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता और इस तरह के गलत फैसले करवाए जाते हैं। अब उनको शेख अख्तर हुसैन को तो बरतरफ करवाने की मंजूरी हासिल कर ली गई है और साथ अब ये मंजूरी हासिल की गई कि आसिम हुसैन साहब 3 माह के लिए उनके पास एक्टिंग चार्ज होगा ड्रैप के CO का। वफाकी वजारत सेहत दोबारा इश्तिहार जारी करके नए उम्मीदवार की भर्ती कबल मुकम्मल करे। अब जो हुकूमत ने फैसला किया है कि जो निजी कंपनियां हैं जिनको पहले इजाजत दी गई कोरोना वैक्सीन की कीमतें मुकर्रर करने की, अब शायद हुकूमत को एहसास हुआ है, अब वो फैसला वापस लिया है और अब कहा गया है कि ड्रैप ही कोरोना वैक्सीन की जो प्राइस है, कीमतें इसको मुकर्रर करेगी। माजी में भी देखा गया है कि ड्रैप के फैसलों के बरक्स निजी कंपनियां जो हैं वो अद्वियात को मनमानी कीमतों पर फरोख्त करती रही हैं। आज भी दवाइयां महंगा हैं, फिर अद्वियात का जो स्कैंडल सामने आया वो भी सबके सामने है। तो अब जो ड्रैप है वो किस तरीके से यकीनी बनाएगी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, इसकी कीमतों का जो म्यार है, इसको कैसे यकीनी बनाएगा ड्रैप?
जी शाजिया, इन्हीं खदशात के बाद जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी, अपने नाज़रीन के साथ शेयर की थी, तो हमने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि ये कंपनियां इजाफी कीमत वसूल करेंगी, अवाम का मुमकिन तौर पर इस्तेहसाल होगा, वफाकी हुकूमत को खुली छूट नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि वजारत सेहत के अफसरान ने काबीना के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग केस प्रोजेक्ट किया था कि हमारे पास कोई बेंच मार्क नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है जिसके जरिए से हम कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर कर सके, इन्हें 6 माह के लिए खुली छूट दे दे। लेकिन भला हो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, जिन्होंने इसके ऊपर एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, अवाम के साथ ज्यादती होगी, कंपनियां मनपसंद कीमत वसूल करेंगी और इससे मसाइल बढ़ेंगे अवाम के लिए जो पहले ही कोरोना से परेशान है। लिहाजा अब वफाकी हुकूमत को अपना फैसला जो 26 जनवरी को उन्होंने किया था वो वापस लेना पड़ा है। और उसके बाद अब अचानक उसी वफाकी वजारत सेहत ने उन्होंने एक जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है उसका पैरा 9 के तहत उन्होंने एक प्रोविजन निकाली है कि हार्डशिप कैटेगरी के तहत हम कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने अपना इख्तियार ड्रैप को तफवीज किया है। अब जो कंपनियों को खुली छूट दी गई थी वो खत्म कर दी गई है। 2 फरवरी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है और अब ड्रैप को इख्तियार दिया गया कि वो कीमत मुकर्रर करेंगी कोरोना वैक्सीन। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।